कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने टीसीएम स्टडी शुरू कर दी है, उसमें हमने वुड एलिमेंट स्टार्ट किया है। तो वुड एलिमेंट जो है, वो वुड एलिमेंट में लीवर और गॉल ब्लैडर आता है। अ, ये हमने कल देखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वुड एलिमेंट से। तो वुड एलिमेंट में आता है लीवर और गॉल ब्लैडर। ये इसमें इन ऑर्गन्स है, लंग, हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन। ये पेयर्ड ऑर्गन्स, और इसके पेयर्ड ऑर्गन्स है, लंग्स का है, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट का है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी का है, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर का है। लिवर का क्या है? लिवर का क्या है? गॉल ब्लैडर। और स्प्लीन का स्टमक। तो ये जो है, ये पेयर्ड ऑर्गन्स है। और कल हमने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि वुड एलिमेंट जो है, ये लिवर और ये गॉल ब्लैडर, ये दोनों का इंटरकनेक्शन किस तरह से है। ये जो लिवर जो है, लिवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। लिवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है। डाइजेस्टिव जूसेस कंटेनिंग वाटर, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन, इसका ये प्रोड्यूसर है। लीवर जो है, ये प्रोड्यूसर है। लीवर इज अ हस्बैंड एंड गॉल ब्लैडर इज अ वाइफ। और ये दोनों का इस तरह से कनेक्शन है। अभी गॉल ब्लैडर जो है, इसमें वो तो प्रोड्यूसर है, लीवर तो प्रोड्यूसर है। और गॉल ब्लैडर जो है, अभी इसके बीच में, ये दोनों के बीच में एक बाइलियरी डक्ट है। दोनों के बीच में एक कॉमन डक्ट है, जिसको बाइलियरी डक्ट कहते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, हिपैटिक, सिस्टिक, कॉमन बाइल डक्ट्स, ये ट्रांसपोर्ट, बाइल को ट्रांसपोर्ट करती है ये। तो ये बाइल डक्ट है, जिसको कॉमन डक्ट भी कहते हैं। उसके बाद में अब आता है नंबर अपने गॉल ब्लैडर का। तो गॉल ब्लैडर जो है, ये गॉल ब्लैडर बाइल का प्रोडक्शन करता है। सॉरी, ये लिवर प्रोडक्शन करता है। लिवर सेल्स सिक्रेट बाइल इनटू द स्मॉल कैनल्स। ये लिवर क्या करता है? छोटे छोटे कैनल्स में बाइल को सिक्रेट करता रहता है। फिर उसको स्टोरेज कहाँ करना है? अभी इसने तो सिक्रेट कर दिया, लिवर ने तो सिक्रेट कर दिया। अभी इसको बिटवीन द मिल्स बाइल फ्लोज इनटू द गॉल ब्लैडर। अभी दोनों मील के बीच में एक बार हमने खाना खाया, फिर दूसरी बार। तो जो बीच में का टाइम होता है, उस वक्त क्या होता है कि ये जो बाइल है, ये फ्लोज इनटू द गॉल ब्लैडर। वो बन गया। फिर बनने के बाद वो जाता है गॉल ब्लैडर में, वेयर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। वहां से पानी को सूखा लिया जाता है। फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनता है, मेकिंग इट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। फिर इसको कॉन्सेंट्रेटेड बना के फिर उसको रख दिया जाता है गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर का काम क्या है? फिर एक तो काम हो गया उसका स्टोरेज। गॉल ब्लैडर का काम हो गया, एक तो स्टोरेज हो गया। फिर दूसरा काम है, व्हेन फैटी फूड्स अराइव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द गॉल ब्लैडर स्क्वीजेस bile through the cystic duct into the common bile duct and then to the duodenum। वो कॉमन बाइल डक्ट में आता है पहले। ये कॉमन बाइल बाइल डक्ट में आता है। इसने स्क्वीज किया, ऐसे सिकुड़ गया। वो सिकुड़ते ही वो क्या होता है कि वो पुचक से बाहर आता है। फिर वो जाता है कॉमन डक्ट में, बाइल जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में था बना हुआ। तो फिर वो कॉमन डक्ट से होता हुआ वो जाता है डिओजिनम में। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो लिवर ने बनाया था, जो यहाँ स्टोर कर दिया, फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बाइल स्टोर कर दिया, फिर वो कॉमन डक्ट से होता हुआ डिओजिनम में छोड़ा जाता है, जब भी हम ऑयली फूड खाते हैं उस वक्त। फिर उसके बाद अभी ये जो है, जो जब ये आता है तो उसका इमल्सिफिकेशन होता है। उस फैट, जो भी हमने ऑयली फूड खाया है, हमने सबने देखा है कि जो हम कपड़े धोते हैं ना, तो कपड़े धोते हैं तो कपड़े का जो साबुन होता है, वो साबुन से सिर्फ झाग निकलता है। और ऑयली जो भी होता है, कपड़े पे ऑयल अगर पड़ गया है, तो उसको हम उस साबुन से धोते हैं, तो क्या होता है कि वो
उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है और वो साफ हो जाता है कपड़ा एकदम। उसी तरह से जैसे कि हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में ये रचना बनाई हुई है कि उस ऑयल का जो भी, अभी ये देखो, ये जो है ये ऑयल एंड वाटर है। इसमें ऑयल है जो कि ऊपर ऊपर है और नीचे पानी है, ये घुलता नहीं है। ऑयल जो है वो पानी में घुलता नहीं है। तो ये जो ऑयल है, फिर इसका ये माइसेल्स आर लिपिड मोलिक्यूल्स दैट प्ले अ रोल इन इमल्सिफिकेशन। ये माइसेल्स जो है ये लिपिड मोलिक्यूल्स के इसमें इमल्सिफिकेशन में इनका रोल है, माइसेल्स का। ये क्या करते हैं, बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, मेकिंग देम इनटू इजियर एंजाइम्स टू डाइजेस्ट। फिर इसको ये इमल्सिफाई कर देते हैं और ऑयल एंड वाटर इस तरह से वो घुल जाता है। फिर इसका डाइजेशन इजी हो जाता है। यहाँ पे ये हो रहा था क्या, ये नहीं हो रहा था, ये अलग ही पड़ा है, ये अलग ही पड़ा है। हम अगर इसको डायरेक्टली यूज कर, इसको नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसको ये इस तरह से उसको तोड़ दिया है, उस ग्लोब्यूल्स को तोड़ दिया है और वो पानी में अभी एक जैसे हो गए हैं। फिर इसका डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये डाइजेशन होता है। स्टमक टर्न्स ड्राई साई dry acyl glycerols into the diglycerides and fatty acids। ये स्टमक इनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन कंबाइंस बाइल, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें बाइल को डालता है विथ सेपरेट्स द फैट्स। और इस तरह से अगर हमने एग खाया, तो एग खाने के बाद क्या होता है कि ये पहले तो स्टमक ने उसको ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स को कन्वर्ट कर दिया डाइग्लिसराइड्स में और फैटी एसिड्स में। फिर ये फैटी एसिड्स बन गए। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तब ये बाइल उसको उसके साथ कंबाइन होता है और वो फैटी एसिड जो है उसको भी वो सेपरेट कर देता है, फैट्स को सेपरेट कर देता है। तो इस तरह से ये इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का। फिर उसके बाद में है कॉमन प्रॉब्लम। अभी यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी एक एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, गॉल स्टोन। तो इस तरह से ये गॉल स्टोन्स बनते हैं गॉल ब्लैडर में। हार्डन डिपॉजिट्स इन द गॉल ब्लैडर दैट कैन ब्लॉक डक्ट्स कॉजिंग इंटेंस पेन एंड बिलियरी कॉलिक। बिलियरी डक्ट जो है ये बिलियरी डक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे स्टोन्स बन गए हैं। स्टोन्स बनने के कारण क्या होता है कि ये जो इसको जो छोड़ना है, ये बिलियरी डक्ट, हेपेटिक डक्ट जो है, कॉमन बाइल डक्ट जो है, इसमें उसे बाइल को छोड़ना है, लेकिन ये बाइल इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया है, इतना उसका पानी निकल गया है कि वो अंदर उसको बाहर नहीं छोड़ पा रहा है। तो यहाँ पे स्टोन्स बनने लगते हैं। फिर तो ये कॉलिक, फिर इस तरह से ये गॉल स्टोन्स बनते हैं लीव गॉल ब्लैडर में, कॉजिंग इंटेंस पेन, बिलियरी कोलिक, नोजिया, फीवर एंड जॉन्डिस। फिर जॉन्डिस भी हो जाता है। फिर उसके बाद में कोलेसिस्टिस, कल हमने ये देखा था। कोलेसिस्टिस is a inflammation of the gallbladder, usually caused by the gallstones blocking the bile duct, leading to intense upper abdominal pain, especially after fatty meals, nausea, fever and sometimes jaundice। तो ये कोलेसिस्टिस क्यों होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर बनने से, स्टोन्स बनने से, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने के कारण ये स्टोन ऐसे इस तरह से अंदर है, यहाँ पे ये जमा हो गए हैं। फिर ये बाइल नहीं आ सकता है इधर, बाइल जूस जो है। तो ये इस तरह से ये कोलेसिस्टिस, सिस्टिटिस मीन्स सिस्ट्स बनते हैं, सिस्ट्स। तो ये हो गया। हाउ हार्ट्स अफेक्ट द लीवर।
The heart and liver have a vital two-way relationship through the circulatory system. Molecular signaling, heart pumps blood to the liver for filtering, while the liver sends cleansed blood back to the heart. This connection means heart disease can damage the liver and liver disease can lead to heart problems like cirrhotic कार्डियोमायोपैथी. सीरोटिक कार्डियोमायोपैथी क्यों हो? ये जो लिवर जो है, लिवर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फायर, मतलब ये जो हार्ट है, हार्ट से डायरेक्टली कनेक्शन है इसका. तो ये क्यों? क्योंकि ब्लड जो है, जो ब्लड हमने कल देखा था, हाँ, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आता है, फिर ये फिल्टर होके फिर से वो हार्ट में जाता है. तो ये जब इनमें दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करते हैं. तो इस तरह से सीरोटिक कार्डियोमियोपैथी भी होती है. कार्डियोमियोपैथी, सीरोटिक कार्डियोमियोपैथी, ये इसका सिस्टोल डायस्टोल फिर इसका धीमा धीमा हो जाता है, फिर पूरा हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो जाता है. इस ब्लड फ्लो. अब ये ब्लड फ्लो, हाँ, कल पूछा था ना कि ब्लड फ्लो किस तरह से होता है. अरुणा जी ने पूछा था कल. ये जो ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो इस तरह से हार्ट से लिवर, ये जो ये लीवर है, अओर्टा, तो ये अओर्टा से निकला. अओर्टा से निकलने के बाद वो फिर से नीचे आ जाता है. नीचे आने के बाद हर ऑर्गन को वो जाता है. तो यहाँ पे ये हिपैटिक आर्टरी है. ये हिपैटिक आर्टरी के थ्रू अओर्टा से जब ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद, ये ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जब अओर्टा से निकलता है, तो अओर्टा से निकलने के बाद वो ये अपर बॉडी को पहले जाएगा, फिर उसके बाद में आता है हिपैटिक आर्टरी में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे लीवर में जा रहा है. एक मिनट. हाँ, सॉरी, फोन आ गया था. हाँ, ब्लड फ्लो किस तरह से होता है? तो ये यहाँ से अओर्टा से निकलने के बाद हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए जाता है. फिर से यहाँ से इसमें से टॉक्सिन्स जो है, अभी यहाँ पे जो टॉक्सिन्स, जो लीवर क्या करता है, उसमें से टॉक्सिन्स और पैथोजेनिक मटेरियल जो भी होगा उसको निकाल देने का काम करता है ना. तो ये हिपैटिक आर्टरी के थ्रू ये यहाँ पे लीवर को मिलता है. फिर यहाँ पे एक प्रकार से फिल्ट्रेशन होता है. तो ये हो गया हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन. पोर्टल वेन के थ्रू वो, हाँ, लीवर को जाता है. यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है. तो ये हो गया फ्लो. लीवर को किस तरह से, ये इनका कनेक्शन किस तरह से, फिर यहाँ से ये फिर से इधर वेना कैवे के थ्रू फिर से वो हार्ट में जाता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, उसका ऑक्सीजन मिलाया जाता है, फिर से यहाँ पे फिल्टर होने के लिए, टॉक्सिन्स निकालने के लिए. यहाँ पे तो ऑक्सीजन मिल गया, फिर यहाँ में इसमें से जो भी टॉक्सिन्स है, अभी यहाँ के सभी बॉडी पार्ट्स जो है वहां का ब्लड मिलाते हुए ये यहाँ पे आ जाता है. तो इस तरह से ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है. ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये नीचे वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन है यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर का पल्मोनरी सर्कुलेशन है. पल्मोनरी आर्टरी ऊपर भेजती है
और ये जो है रीनल वेन्स, हिपैटिक वेन्स, ये सब वेना कैवा में से जाते हैं। तो ये हो गया ब्लड फ्लो, किस तरह से ब्लड फ्लो होता है लीवर का। कंजेस्टिव हिपेटोपैथी, हार्ट फेल्यूर कैन कॉज ब्लड टू बैक अप लीडिंग टू कंजेशन इन द लीवर। एक मिनट। हाँ, कंजेस्टिव हिपेटोपैथी, heart failure can cause blood to back up, leading to congestion in the liver and reduce the blood flow. Hypoxic hepatitis, हार्ट फेलियर के कारण ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, फिर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो वो ब्लड लीवर को मिलेगा ही नहीं। तो ब्लड लीवर को न मिलने के कारण क्या होता है कि उसको हाइपोक्सिया होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला ना, लीवर को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वहां पे हाइपोक्सिक हिपेटिटिस हो गया उसको, लीवर को रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होने के कारण। तो फिर वो उसी को कहते हैं कंजेस्टिव हिपेटोपैथी। मोलिक्यूलर सिग्नल्स, ये मोलिकुलर सिग्नल्स भी हमने कल देखे थे। मोलिक्यूल्स कॉल्ड कार्डियोमायोकाइनेज लाइक न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स आर सिक्रेटेड बाय द हार्ट एंड इन्फ्लुएंस लीवर फंक्शन। ये यहाँ से भी सिग्नलिंग जाते हैं, न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स जो कि हार्ट से सिक्रेट होता है, ये हार्ट से सिक्रेट होता है। और ये इस तरह से उनका फंक्शन चलता रहता है फिर। कार्डियोमियोपैथी, वो हमने देखा, सिस्टोलिक और एडवांस लीवर डिसीज है ये। सीरोटिक, या इसमें क्या होता है कि सिरोसिस हो जाता है लीवर को, फिर उसके बाद कैन कॉज कार्डियक इश्यूज। यही लीवर ही खराब हो गया तो लीवर खराब होने के कारण क्या होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, फिर वो एसए नोड एवी नोड काम नहीं करते हैं। तो फिर वो सिरोटिक कार्डियोमियोपैथी वो कहलाता है फिर वो। उसके बाद में हम्म, अभी एक मिनट है। आपको आवाज तो नहीं आएगी। यही हम अपना बुक निकालो, ट्रिटाइज 7 में लीवर यही दिया हुआ है सब हमें भी बुक में। तो आपका हिंदी में होगा, द टेंडन्स अटैच टू द बोन्स एंड गैदर एट द जॉइंट्स। अपने बोन्स में टेंडन्स होते हैं, ये है पेज नंबर अपना लीवर का। लीवर जो है वो सेनापति है, वो अपने शरीर का, जैसे कि हार्ट राजा कहलाता है वैसे ही लीवर जो है वो सेनापति कहलाता है। और लीवर इज लाइक एन आर्मी जनरल फ्रॉम हुम द स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड। जैसे कि आर्मी जनरल पूरे पूरे सेना आर्मी को संभालता है, पूरे आर्मी के जो भी सोल्जर्स है वो सोल्जर्स को वो संभालता है, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना वो किसका काम होता है, सेनापति का। इसी तरह से ये भी सेनापति है, सभी ऑर्गन्स के ऊपर ये कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स। मैम ये कौन सा चैप्टर है? ये लीवर का चैप्टर नंबर 26, ट्रिटाइज 7, ट्रिटाइज 7 चैप्टर नंबर 26।
ठीक है। हाँ, तो ये लीवर जो है ये हमारे जीवन में योजनाएं बनाने के लिए भी, जो भी हम कुछ भी योजनाएं बनाते हैं ना, तो वो योजनाएं बनाने के लिए लीवर हमारी मदद करता है। फिर लीवर जो है ये, अभी इसके लीवर के कार्य क्या है, तो ये लीवर संग्रहण करता है, रक्त का संग्रहण करता है। वो लीवर ब्लड को अपने इसमें स्टोर करके रखता है, जब भी काम पड़ता है तो उस ब्लड का इस्तेमाल होता है। लीवर ऊर्जा के प्रवाह एवं दिशा को सुनिश्चित करता है। जो प्रवाह है लीवर का, ऊर्जा का, उसको भी ये सुनिश्चित करता है। कैसे, तो वो हम आगे देखेंगे। लीवर मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, टेंडन्स वगैरह जो है अभी ये हम देखेंगे। तो मसल्स, टेंडन्स जो है, वो टेंडन्स को भी वो मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। और लीवर आंखों में खुलता है। अगर किसी को आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कनेक्शन सीधा लीवर से होता है। अगर लीवर में बिगाड़ हो जाए तो उसका इफेक्ट हमारे आंखों पर होता है। तो आंखों की रोशनी के ऊपर होता है, आंखों के अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लीवर नाखूनों में दिखता है। लीवर में आत्मा का आवास होता है। तो ये टेंडन्स जो है, the tendons attach to the bones and gather at the joints. They link together the joints and muscles and they aid in controlling movements. लीवर, आपको आवाज आ रही है क्या वीडियो की? आ रही आ रही है नहीं, मैम, आ वीडियो की नहीं, आपकी आ रही मैम। अच्छा, वीडियो की नहीं आ रही है ना? हाँ, नहीं नहीं। अलेक्सा वॉल्यूम 2। हाँ, the tendons attach to the bones and gather at the joints. अभी ये टेंडन्स जो है ये कहाँ पे गैदर होते हैं? एक मिनट। आपको दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन शेयरिंग? नहीं मैम, वो है आपका 5 एलिमेंट चार्ट लो। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन पे नहीं सिर्फ वो मैम, फोटो आ रही है। नहीं मैम, नई स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। हाँ, तो ये जो टेंडेंस है ना, ये इस तरह से यहाँ पे टेंडेंस होते हैं। उसके कारण ना हमारी उंगलियां जो है ये मसल्स और टेंडेंस होते हैं। और ये है फ्लेक्सर टेंडेंस, यहाँ पे है, ये फ्लेक्सर टेंडेंस है। ये टेंडन शीट्स है, यहाँ पे है, ये जो है ये टेंडन शीट्स है। तो इसी के कारण जो है ये मसल और टेंडन्स के कारण ही हम, सॉरी, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी हो हाँ रहा है जी। मैम। ये उंगली दिखाई दे रही है? हाँ जी अंगूठा। मैम। हाँ, अलेक्सा वॉल्यूम 3। हाँ, तो ये इस तरह से, अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर में प्रॉब्लम है तो ये यहाँ पे जैसे हुआ है ना, तो ये नाखून से भी हम लीवर में प्रॉब्लम है ये समझ सकते हैं। तो लोगों के नाखून भी हमें देखना है। नाखून अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि आपका लीवर अच्छी तरह से काम कर रहा है, अच्छा है वो। हाँ, visual acuity and eyesight depend upon the nourishment of the liver blood. अभी लिवर मेरिडियन
जो है वो आई से कनेक्ट है। सॉरी, हाँ, ये पहले हम ये देखते हैं। द टेंडन्स लूज देयर नरिशमेंट। Tendons attach to the bones and gather at the joints. ये नेल्स के इसका जो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन जो है टेंडन्स का, तो टेंडन्स अटैच टू द बोन्स एंड गैदर टू द जॉइंट्स. They link together the joints and muscles and they aid to controlling the movement. तो अपनी उंगलियां ऐसे हिलाओ, तो ये जो उंगलियां हिल रही है ना अपनी, तो ये उंगलियां क्यों हिल रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सर टेंडन है और मसल्स है, टेंडन्स है. The lever controlling the tendons means that the relaxation and contraction of all the tendons in the body is related to the liver function. अभी किसी के उंगलियां अगर नमनेस आ गया है, अगर किसी को उंगली हिल ही नहीं रही है, सीधी की सीधी ही है, वो झुकती ही नहीं है ऐसे पेशेंट देखे मैंने. तो ये उंगली जो है वो झुकती ही नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ है? उनके लीवर कंट्रोल नहीं कर रहा है टेंडन्स को उनके. तो लीवर क्या करता है? लीवर कंट्रोलिंग द टेंडन्स मीन्स दैट द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल द टेंडन्स इन द बॉडी इज रिलेटेड टू द लीवर फंक्शन. ये लीवर का फंक्शन है वो. इन चाइनीज मेडिसिन द लीवर इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लीवर क्या है? ये न्यूट्रिएंट का सोर्स है. और फॉर द टेंडन्स, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, इन चाइनीज मेरिडियन द लीवर इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द टेंडन्स. टेंडन्स के लिए वो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है. इफ लीवर ब्लड इज फुल देन द टेंडन्स आर नरिश्ड. अगर लीवर में ब्लड फुल भरा हुआ है, लीवर डिफिशियंट नहीं है ब्लड का, तो टेंडन्स आपके जो है वो अच्छी तरह से नरिश्ड है और अच्छी तरह से वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम भी करेंगे. दिस strengthens them so that they can act forcefully and the joints can flex and extend with ease. Flex and extend मतलब उंगलियों का मोड़ना और झुकना, झुकना और मोड़ना. ये जो काम है वो अच्छी तरह से होगा. ये क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चंस अपने बुक में भी दिया हुआ है ये सभी. having received blood having received blood the feet can walk. Having received blood the palms can hold. Having received blood the fingers can grasp. अगर अपने लीवर में ब्लड आया हुआ है तो हम चल सकते हैं. हमारी उंगलियां भी काम कर सकती है, हाथ हमारा काम कर सकता है, पाम हमारे काम कर सकते हैं. हैविंग रिसीव्ड ब्लड फिंगर्स कैन ग्रास्प. हमारी फिंगर्स भी उसे ग्रास्प कर सकती हैं. तो फिंगर मैम टिप दोबारा में ज्वाइन कर लें, 5 इसका रह गए हैं. मतलब सविता जी, ये लीवर फंक्शन गड़बड़ है. इफ लीवर ब्लड इज इनसफिशिएंट, if liver blood is insufficient, the tendons lose their nourishment. This can impair the limb's ability to flex and extend and cause spasms in the tendons and tremors in the hands or the feet. If there is a severe injury to liver in and liver blood, there may be tetany in the limbs. ओपीस मैम दोबारा ज्वाइन करना है? हाँ 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 हाँ, दोबारा? यस, हाँ ठीक है. हाँ. ऑपिस्थोटोन्स एंड स्टिफनेस इन द नेक. अगर ये लीवर में ब्लड नहीं है, लीवर इन डिफिशियंसी है, लीवर ब्लड डिफिशियंसी है, तो स्टिफनेस भी होगा. दिस इज नोन एज लीवर विंड स्टीयरिंग इन द इंटीरियर. उसी को कहा जाता है चाइनीज में, टीसीएम में, लीवर विंड स्टीयरिंग इन द इंटीरियर. और ये
प्लेन क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, ऑल सिंड्रोम्स ऑफ शेकिंग, मतलब जहां पे भी शेकिंग होता है, किसी किसी की गर्दन ही शेक होती रहती है, किसी किसी के हैंड ट्रेमर होते हैं, किसी के पैरों में शेकिंग होता है। तो ऑल सिंड्रोम्स ऑफ शेकिंग, डिजीनेस एंड वर्टिगो बिलोंग टू द लीवर। तो सब ये शेकिंग जो है, डिजीनेस जो है और वर्टिगो का प्रॉब्लम जो है वो लीवर से रिलेटेड है। इट इज ऑल्सो सेड द लीवर इज द जैंग ऑर्गन ऑफ विंड एंड वुड। लीवर ये विंड एंड वुड का जैंग ऑर्गन है। द लीवर कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द टेंडन्स एंड अ पर्सन्स एबिलिटी टू मूव इन involves the tendons. These facts have led to another saying. इसको हम क्या कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में? द लीवर इज द सोर्स ऑफ स्टेमिना। लीवर क्या है? हमारा स्टेमिना का सोर्स है। मेरा स्टेमिना खत्म हो गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकती, अब चाय चाहिए। तो ये बॉडी स्टेमिना, द सोर्स ऑफ स्टेमिना है ये लीवर। स्टेमिना रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ रेजिस्ट फटीग। स्टेमिना का मतलब क्या है कि जो भी फटीग है, थकान जो है, उसके रेजिस्ट करना, उसको मतलब थकान नहीं आनी चाहिए। थकान कब आती है? जब लीवर ब्लड डेफिशिएंट हो जाता है। सिंस द लीवर स्टोर्स ब्लड एंड इज द कंट्रोल ओवर द टेंडन्स एंड इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ बॉडीज कैपेसिटी फॉर द मोशन। और बॉडी के मोशन करने की जो कैपेसिटी है, उसके लिए भी लिवर ब्लड होना चाहिए। द नेल्स इंक्लूड बोथ फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। अभी नेल्स जो है आर एक्सटर्नल एक्सटेंशन ऑफ द टेंडन्स, हेंस द सेइंग इज दैट द नेल्स आर द सरप्लस ऑफ द टेंडन्स। नेल्स हमें बताते हैं कि आपके अंदर के टेंडन्स कैसे हैं। द स्टेटस ऑफ द लिवर ब्लड इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द नेल्स। तो वो अब नहीं, लेकिन पहले लोग आंख देख के और नाखून देख के डायग्नोस करते थे। तो वो नेल का डायग्नोस क्यों है? तो अभी समझ में आ रहा है कि नेल का डायग्नोस क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये लीवर का सब कुछ बता रहा है कि आपका लीवर कैसा है, वो लीवर में ब्लड है या नहीं है। नेल्स आर द सरप्लस ऑफ द टेंडन्स। स्टेटस ऑफ द लिवर ब्लड इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द नेल्स। बहुत सारे लोगों के नेल्स टूटे हुए होते हैं, कुछ कुछ हुआ हुआ होता है, उसके आजू बाजू में कुछ हुआ होता है, तो ये सब कुछ होता है। When liver blood is adequate, the nails were well nourished and are strong, bright and lustrous. जब लिवर ब्लड अच्छा होता है तो वो लस्ट्रस होते हैं, नाखून एकदम शाइनिंग करते हैं, एकदम अच्छी क्वालिटी के होते हैं। When liver blood is insufficient, nails lose their nourishment and are pale, thin and soft and lusterless, easily डिफॉर्म्ड एंड ब्रिटल। एकदम ब्रिटल हो जाते हैं, थोड़ा सा ही जल्दी से टूट जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, लस्टर नहीं होगा उसके ऊपर। देयरफॉर डिसीजेस अफेक्टिंग द नेल्स आर यूजुअली ट्रीटेड बाय मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग द लीवर। अगर किसी के नेल्स में, फिंगर्स के टिप में कुछ प्रॉब्लम है तो लीवर को ट्रीट करना चाहिए। तो ये फिंगर टिप्स के बारे में